वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ। आज डेट है 28 नवंबर, थर्सडे है। और देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कल परसों की बात थी। 26 नवंबर को हमारा 75th ऑफ एनिवर्सरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हमने सेलिब्रेट किया था, है ना। तो उसी पे ही जो है 1950 से ही जो है हमारा इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया जो है वो भी बना था। तो उसको भी 75 ईयर्स हो गए हैं। और इनकी पिक देख के ही आप समझ गए होंगे, मिस्टर एस वाई कुरैशी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं। बहुत ही वन ऑफ द मतलब बहुत ही खास पर्सनालिटी रही है इलेक्शन कमिश्नर में। इनकी जो भूमिका है, इन्होंने जो काम किया है एस वाई कुरैशी जी की, है ना। तो उन्होंने ही आर्टिकल लिखा है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट आर्टिकल है मिस्टर सी राजा मोहन जी का। आपको पता है बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल रिलेशंस पे वन ऑफ द फाइनेस्ट एडिटोरियल लिखने में से हैं ये। एडिटोरियल लिखते हैं ये। और इन्होंने आज क्या बताया है कि चाइना की जो अफेयर्स हैं, किसके मिलिटेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और जो टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का तरीका है ना, वो बहुत आगे है। और इवन इसके कंपैरेटिवली यूएसए भी है ना बहुत पीछे है। और यूएसए जिन जिन नेशंस को अलाइज बना रहा है अपने, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, इवन इंडिया है, ठीक है, ये सारे बैकवर्ड हैं एज़ कम्पेयर अगर आप चाइना के देखोगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये दो आर्टिकल आज आया है, बहुत ही फेमस एडिटोरियल से। क्योंकि पता क्या होता है, इनके मैं आपको अपना भी बता दे रही हूँ कि ना आप खुद से भी कभी ऐसे आर्टिकल्स एडिटोरियल्स इनके देखोगे ना, इन पर्सन्स के, तो बहुत ही अलग थॉट का प्रोसेस होता है। इनका जो थिंकिंग होती है ना, जो ये एनालाइज करते हैं चीज़ों को, ये आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। वो आपको आर्टिकल्स में भी पता चल जाएगा, इसलिए मैं बहुत खुश हो रही थी। अच्छा लगता है, मतलब कुछ नए पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं ना राइटर्स, एज यूजुअल नॉर्मल ना होगे। ठीक है, खैर इसके अलावा एक इनिशिएटिव है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव। क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल जो है इजराइल हिजबुल्लाह के बारे में है। आपको पता है काफ़ी लंबे टाइम से, 1-2 साल से तो नियरली जो है इजराइल और हिजबुल्लाह जो मिलिटेंट ग्रुप है लेबनान की, उनके बीच में बहुत टसल चल रहा था। सॉरी। और अब वो फाइनली जो है सॉर्ट होने को आ गया है। क्या है देख लेते हैं। और यहाँ पे मार्स प्लैनेट के बारे में एक आर्टिकल है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइटर जो हैं रिवाइज़ करवा रहे हैं हमें कि 26 जो हमारा नवंबर था, वो आज 75 ईयर्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बने हुए, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसको पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में 2 ईयर्स 11 मंथ और 17 दिन का टाइम लगा। और इंडिया ने जो चीज़ एडॉप्ट करी अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ही रिफ्लेक्ट होती हैं। 7635 अमेंडमेंट्स किए हैं ड्राफ्ट्स के। ठीक है, फाइनल बुक जो फाइनल हमारा 395 आर्टिकल्स बनाए गए, 8 स्केड्यूल बनाया गया पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। आज तो आपके पास 12 स्केड्यूल्स हैं, 395 से ज़्यादा, 450 से प्लस आर्टिकल्स हैं। ठीक है, वो तो अब रिसेंटली हमने अमेंडमेंट किए हैं। लेकिन उस टाइम जब हम दूसरे नेशन से ले रहे थे, तो उसमें चेंजेस करके हमने फाइनली जो आर्टिकल्स बनाए, वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उनके थॉट, उनका प्रोसेस, उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है ना, कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि उसी के कंटेक्स्ट में अगर आप कुछ चीज़ें देखोगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ही ना हमेशा से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे फोकस किया गया है, जिसके लिए 16 आर्टिकल्स बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इसी पे बेस्ड है। स्पेसिफिकली अगर आप आर्टिकल 324 देखोगे, तो यहाँ पे फाउंडेशन रख दिया गया था इलेक्शन कमीशंस का, क्या बोलते हुए कि हमारे नेशन में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का जो काम है, वो मेनली हमारा इलेक्शन कमीशन करेगा, जिसको सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल दिया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से इसकी शुरुआत होती है 1950 से, जनवरी 25 में इसकी बिगिनिंग होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अगर आप बात करोगे इलेक्शंस के साथ साथ, इन्होंने ये भी बात करी डिस्कस किया असेंबली में कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, लेजिस्लेचर्स में, एग्जीक्यूटिव्स में, उन्हें भी जो है प्रायोरिटी देना है। ठीक है, इवन आर्टिकल 329 में जो है इन्होंने ये बोला कि जैसे अगर इलेक्शंस में कुछ इशू हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 2 पार्टी है, वो आपस में कुछ मिसबिहेव की बातें या मिस टर्म्स ऐसे यूज़ करते हैं, या कुछ ब्राइब का, या फिर कुछ ऐसा जो है एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, जो इलेक्शंस के टाइम पे वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है 1 महीने के लिए, उस समय नहीं देना चाहिए, तो उससे वो इशू क्रिएट हो जाता है। तो उसका जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशंस के लिए
जुडिशरी को बीच में नहीं आना, यहाँ पे इलेक्शन कमीशंस को जो है मेनली सेटल करने हैं इन जैसे इश्यूज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ का प्रोविजंस भी आपके आर्टिकल 329 में ही जो है अपडेट कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं राइटर, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली जो है हमारे स्टेट के लेवल से, सेंटर के लेवल से काफ़ी आगे सोचते हुए काम कर रही थी, ठीक है। और तभी ये इशू भी उठा था कि भैया सेंटर का तो ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंटर इलेक्शन कमीशनर जो है वो काम करेगा, लेकिन बात आ जाती है कि स्टेट के इलेक्शंस कौन कराएंगे। तो उसी समय जो है मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो एग्री हो चुके थे कि स्टेट के जो इलेक्शंस है ना वो भी इलेक्शन कमिश्नर ही कराएगा, ठीक है। उसके बाद जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का तो स्टेट इलेक्शन कराता है, लेकिन जो स्टेट और सेंटर के इलेक्शंस है वो आपका एक ही बॉडी है जो इलेक्शन ECI है वही कराएगी। तो इसी के बारे में जो है BR अम्बेडकर जी ने भी जो है हाईलाइट किया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देखोगे तो 75 ईयर्स के साथ साथ हमारी और भी चीज़ें जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से अपना वर्क करती आ रही हैं। और यहाँ पे जैसे राइटर बता रहे हैं कि इलेक्शंस का जो हमेशा से फ्री एंड फेयर मोटिव रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के कितने ही अथाह केसेस में देख लो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ADR 2003 का केस था जिसमें डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को जो है हाईलाइट किया गया। सेम ऐसे ही PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 के केस में फ्री एंड इलेक्शन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बोला। इसके अलावा नोटा जजमेंट में भी जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महेंद्र सिंह गिल वर्सेस CEC ऑफ इंडिया 1977 में बोला गया, द हार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इवन 2024 में भी अभी रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को, ये बोलते हुए कि ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके जो प्रैक्टिसेस होते हैं, इसमें जो डोनेशंस दिया जाता है, इसमें जो रिसीवर्स का और जो डोनर का है वो इन्फॉर्मेशंस क्लियरली जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है टूवर्ड द पीपल, जिसकी वजह से यहाँ पे इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं मिस्टर SY कुरैशी जी कि किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नींव है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ही इतने आगे की सोच रखते हुए जो है इसको बढ़ावा दिया गया, ठीक है। यहाँ पे डेटा बता रहे हैं राइटर, जैसे कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वुमेन के पार्टिसिपेशन की बात करोगे तो आज भी इंडिया में ना वोटिंग की बात कर लो या फिर एज अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस की बात कर लो, वुमेन का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का पहले भी फोकस किया गया था, जैसे कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको याद है लास्ट में, कि वुमेन्स कौन कौन थी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थी। नियरली 15 वुमेन्स थी, ठीक है। और मेजॉरिटी को देखो तो आपने देखा होगा तो उन्होंने सबने पॉलिटिक्स ज्वाइन करा था। पॉलिटिक्स ज्वाइन करके सोसाइटी के वो जो मेन कोर कंसर्न थी, कोर इश्यूज थे, उन्हें एड्रेस किया, है ना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो अभी भी कम है, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ पहले से कम होती आई है। जैसे यहाँ पे एक डेटा बता रहे हैं 2024 का जो रिसेंट लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें हमारे 1000 में जो वुमेन वोटिंग थे उसमें से पहले जहाँ 240 वुमेन देती थी, 220 वुमेन जो है 2019 में वोटिंग दिया, उसमें से अब जो है 9048 वुमेन्स ने वोटिंग दिया। दैट मीन्स वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है 928 से 948 वुमेन इंक्रीज हुआ है पर 1000 मेल में, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत एक तारीफ़ काबिल है। इसके अलावा जो अगर आप बात करोगे 19 से पहले 19 से नियरली 36 स्टेट्स में ना इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेशन है, जेंडर गैप वो काफ़ी रिड्यूस हुआ। जो गैप ज़्यादा था मेल वर्सेस फीमेल का स्टेट्स में, वो भी काफ़ी जो है रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है राइटर बता रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे काम किया है इस गैप को कम करने में। और अभी रिसेंटली अगर आप NDA गवर्नमेंट के अंडर भी देखोगे तो यहाँ पे अभी 2024 का इलेक्शन था, वहाँ पे उससे पहले इलेक्शन से पहले ही याद है आपको 33% का रिजर्वेशन भी जो है वुमेन्स के लिए लोकसभा में पास किया गया, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे ये चीज़ अगले जो इलेक्शन 2029 में होगा, क्योंकि 33% तो बिल तो पास हो चुका है, एज ए एक्ट बन चुका है, लेकिन आपको डीलिमिटेशंस कमीशंस को चेंज करना होगा। डीलिमिटेशन कमीशन को चेंज करने के लिए आपके पास सेंसस होना चाहिए पॉपुलेशन का, और 2026 तक जो है आप चेंज नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट की मेंबर जो काउंटिंग है ना।
तो ये सारे हर्डल्स की वजह से यहाँ पे 2029 का टेन्योर दिया गया है और होप्स हो आने वाले टाइम पे ये चीज़ और इलेबोरेट होगी, ठीक है। और इवन यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप पॉलिटिक्स की बात करोगे ओवरऑल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक मनी, जिस तरीके से पॉलिटिक्स जो है क्रिमिनलाइजेशन होता जा रहा है, उसी टाइम पे उसी पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे लोकसभा में आज भी 46 मेंबर्स ऐसे हैं जो क्रिमिनल केसेस में रजिस्टर्ड हैं और उसमें से 93% तो ऐसे हैं वो क्रिमिनल जो बहुत करोड़पति हैं, ठीक है, जिन पे पॉलिटिकल डिफेक्शन केस है और भी केसेस हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लग चुका है 10th शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग, बहुत सारे इश्यूज यहाँ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ठीक है, इलेक्शन से पहले, तो वो सारी चीज़ें जो है काफ़ी कम हुई हैं। तो ऐसे टाइम पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इवन आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग भी ये है कि पार्लियामेंट को जो है एक न्यू लॉ बनाना चाहिए सर्विस कनेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, ठीक है। इस चीज़ की पहले बात चल रही थी, फाइनली 2022 में इसका बिल जो है पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है इलेक्शन कमिश्नर्स ने अपने ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशंस का जो मेन मोटिव था, ठीक है, उसको अभी तक 75 ईयर्स तक आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाएंगे भी। और जो भी इश्यूज़ हैं एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेटिव के, जुडिशरीज के बीच में जो पावर डिस्प्यूट का रहता है, ठीक है, या और भी इश्यूज़ हैं, उन्हें जो है इम्प्रूव वाइज करते हुए इलेक्शंस के फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे और चीज़ें करी जाएंगी, ठीक है। तो ये एक बहुत बेहतरीन एक आर्टिकल था एस वाई कुरैशी जी की। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। अभी रिसेंटली ना हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह का विजिट था साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, किस लिए लाओस गए थे ये डिफेंस के लिए। और तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अभी इंडिया अपना लाइक माइंडेड एशियन जो कंट्रीज़ है जिनके साथ फॉरेन पॉलिसी काफ़ी अच्छा है ना, जिनके साथ आपकी ग्रोथ टाई अप होती है, ठीक है, आपका डेवलपमेंट टाई अप होता है, तो उन नेशंस के साथ यहाँ पे इंडिया जो है अपना डिफेंस को इन्वेस्ट करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी और बात करें ना, तो चाइना जैसे कंट्रीज़ की जो मिलिट्री कैपेसिटी है ना, वो काफ़ी तेज़ी से मॉडर्नाइज होती हुई जा रही है, जिस चीज़ को हमें यहाँ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट का साइन अप किया था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसके अलावा यहाँ पे जापानीज़ के साथ भी जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। टोक्यो में हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है, MOU साइन किया है। लेकिन यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ये बात तो ठीक है आपने किया, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि आप बाकी नेशंस के साथ जो टाई अप कर रहे हो वो किसके कंपटीशन में कर रहे हो। यहाँ पे सामने आपका चाइना है, लेकिन चाइना की जो मॉडर्नाइजेशन है अपने डिफेंस सिस्टम को आगे बढ़ाने का, जिस तरीके से वो बढ़ा रहे हैं, वो समझना यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइटर की कंसर्न में चाइना की तरफ से ये बता रहे हैं। सबसे पहला है कि चाइना अभी रिसेंट टाइम से ना नियरली अगर आप 2010 के बाद से बात करोगे ना, तो चाइना के इंटरनेशनल रिलेशन में ना वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी देखने को मिलता है। वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या होती है कि सीधा आप अटैक नहीं करते हो लोगों के ऊपर, जैसे पर्टिकुलर कोई नेशन है, मान लीजिए जैसे इंडिया है और चाइना को इंडिया के साथ वॉल्फ अटैक वॉरियर डिप्लोमेसी रखनी है, तो ये इंडिया के बारे में जितना एज मच एज पॉसिबल हो सकेगा वो मीडिया में क्रिटिसाइज करेगा। इंडिया की हर एक चीज़ को, हर एक इंडस्ट्री को, हर एक पोल्यूशन या फिर जो भी सोशल इशू हैं, इकोनॉमिकल इशू हैं, उन सबको एड्रेस करवाएगा। और बड़े बड़े लेवल पे, ऐसा नहीं छोटे मोटे लेवल पे, जैसे IMF का रिपोर्ट निकलवाना, वर्ल्ड लेवल बैंक से, या और भी जो UNFC, हर तरह से जो है एक पर्टिकुलर कंट्री को, नॉट इंडिया, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, किसी भी कंट्री को टारगेट करना, पहले उसको क्रिटिसाइज करना ओवरऑल, ठीक है, फिर उसके बाद कई बार जो है उस पर अटैक भी किया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जो चीज़ चाइना के द्वारा हो रही है। और सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ ये है ना कि वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी में आप उस नेशन को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, वो कब दूसरे कंट्री के साथ पलट जाए ये भी कोई अश्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर ये बता रहे हैं कि लेकिन यहाँ पे क्या है, अब इस चाइना में जो इसका डिप्लोमेटिक पॉस्चर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया अपने आसपास के जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी बढ़ा रहा है अपने रिलेशंस को, ताकि वो इसको काउंटर अटैक कर पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चाइना की बात करें ना, तो राइटर बता रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ना, अगर आज भी देखो कि नियरली 30 ईयर्स में 1995 से लेकर 2020 तक ना, जो डिफेंस से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाइना ने जो डेवलप किया है ना, वो किसी और कंट्री ने नहीं किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग वाली बात है, क्योंकि अगर आप बात करोगे, इंडिया जो है हमेशा से
ठीक है, चाइना के साथ काउंटर में ही रहा है पिछले कुछ 2-3 डेकेड से अगर आप देखोगे। और चाइना को काउंटर करने के लिए फिर इंडिया किसका सहारा लेता है? वेस्ट का सहारा। और वेस्ट में स्पेशली किस कंट्री का? यूएसए का। क्योंकि यूएसए जो है एज़ कम्पेयर इंडिया, एज़ कम्पेयर जापान से ज़्यादा मोर एडवांस्ड है। लेकिन अगर आप बात करोगे क्या यूएसए चाइना से एडवांस हो रहा है, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे इसी वजह से क्या हो रहा है कि अमेरिका जो यूएसए का इंटरफेरेंस है ना एशिया में पिछले 2-3 डेकेड से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो राइटर बता रहे हैं कि ऑल्दो चाइना उन नेशन में से एक नेशन है जो एशिया के अंडर में एशियंस को ही अलाउ करता है। ये चाइना की फिलॉसफी है, अगर हम एशियन कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे हैं तो उसका रिजॉल्व भी हम एशियन कंट्रीज़ ही आपस में कर लेंगे, किसी दूसरे कंट्री को आने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन क्या होता है कि चाइना इतना पावरफुल हो रहा है कि तो इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, इन सारे एशियन नेशंस को क्या करना पड़ रहा है? यूएसए का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे चाहे वो वेस्ट एशिया हो, आपको पता होगा कि इजराइल हो, चाहे वो पैलेस्टीन हो, लेबनान का इशू में भी यूएसए का इंटरफेरेंस है, अफगानिस्तान में भी यूएसए का इंटरफेरेंस है, और चाइना पाकिस्तान का तो आप मत पूछिए। ठीक है, इसके अलावा अब जो है इंडिया हो गया, इसके अलावा आपका जो क्या बोलते हैं साउथ कोरिया हो गया। ठीक है, इन सारे नेशंस में भी जो है इंडिया ने काफ़ी अच्छा, यूएसए ने काफ़ी अच्छा अपना जो है ग्रिप बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, जबकि राइटर कह रहे हैं कि इस चीज़ का सपोर्ट कभी भी बीजिंग नहीं करता है, क्योंकि बीजिंग का हमेशा से जो रहा है एशिया फॉर एशियंस ही रहा है। ठीक है, लेकिन इसको चाइना का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, अपनी डिप्लोमेसी को जिस तरीके से वो बढ़ा रहे हैं एग्रेसिवली, वहाँ पे यूएस की स्ट्रैटेजी को लाना पड़ रहा है बाकी नेशंस के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकली लेजिटिमेसी की, अमेरिका की जो मिलिट्री है उसकी प्रेजेंस कैसी है यूएसए में, तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, और इवन चाइना की पब्लिक लिबरेशन आर्मी से अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस में है पीएलए जो है यूएसए से ज़्यादा। ठीक है, जैसे यहाँ पे राइटर कुछ इश्यूज़ बता रहे हैं, जैसे अगर आप बात करोगे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक थ्रेटेंस को लेके आता है। क्योंकि देखिए अमेरिका क्या है, अमेरिका ऐसा एक नेशन है, एक ऐसा पावरफुल नेशन है ग्लोब के अंडर में, वो वन टाइम पे वन चीज़ों को फोकस नहीं करता। अब जैसे एक ही टाइम पे सोचिए वो चाइना को भी काउंटर कर रहा है, एक ही टाइम पे वो यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी फोकस कर रहा है, एक ही टाइम पे इसराइल और लेबनान के इश्यूज़ में भी फोकस कर रहा है। आप समझ रहे हो, यूएसए इतना कम नहीं है जितना आप सोच रहे हो। चाइना के कंपैरेटिवली नो डाउट आज पता क्या है, यूएसए है पावरफुल, लेकिन जिस तेजी जिस रफ्तार से चाइना बढ़ रहा है ना, यूएसए को मात देने में टाइम नहीं लगेगा, ये राइटर बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर क्या होता है, यहाँ पे बता रहे हैं कि अब जैसे यूएसए क्या, अब नाटो के वजह से यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, वहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में आए दिन जो अटैक्स होते रहते हैं, गाजा, लेबनान में, वहाँ यूएसए का बैकअप रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यूएस की जो मिलिटेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लेकिन वहीं जैसे अगर आप बात करोगे यूरोप के साथ साथ जो है मिडिल ईस्ट वगैरह में। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप चाइना का कॉन्फ्लिक्ट देखोगे तो वो अपना इकोनॉमिकली फोकस ज़्यादा करता है रेदर देन कॉन्फ्लिक्ट्स के, क्योंकि वो बाकी यूएसए की तरफ नहीं है ना कि दादागिरी करे टाइप की मैं ओवरऑल कंट्रोल करूँगा, मुझसे पूछ के ही सब कुछ होगा, ऐसा वाला सीन नहीं है। और यही मौका जो है चाइना को आगे बढ़ने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो है लेकिन यहाँ पे कुछ और इश्यूज़ भी बता रहे हैं कि यूएसए जिन जिन नेशंस के साथ नेगोशिएशन कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल जापान है, कोरिया है, लेकिन उनके साथ भी कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है उसको, क्योंकि देखिए हर एक नेशंस का अपना अपना है, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो जापान हो। ठीक है, अब जैसे यूरोप हो गया, जापान हो गया, इनमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं एडवांसमेंट का लैक है, ऊपर से यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड होती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज़ भी जो है यहाँ को इन नेशंस को फेस करना पड़ रहा है। और वहीं अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना की पॉपुलेशन है ओल्ड हो रही है, लेकिन वो इस रफ्तार से नहीं हो रही जिस रफ्तार से वेस्ट की कंट्रीज़ हो रही हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है। तो ओवरऑल यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इंडिया को भी अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है बहुत आगे समझ के, चाइना जो हमारे ऑपोजिट में जो है उसको समझ के, सोच के, उसकी जो ग्रोथ है उसको एनालाइज करके हमें यहाँ पे आगे काम करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आके चलते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आर्टिकल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाला मैं सिंपली आपको समझा देती हूँ। जैसे देखिए आप मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, ठीक है, या फिर आप कोई रिसर्चर्स हैं, जैसे मास्टर्स अगर आप करते हो, अब तो एमफिल हट गया, उसके बाद अब तो सीधा पीएचडी कर सकते हो, तो आपको रिसर्च करना होता है। ठीक है, रिसर्चेस के लिए आप जो है जर्नल्स का यूज़ लेते हो किसी भी टॉपिक पे। जैसे अगर आपको स्पेस पे पढ़ना है, स्पेस पे रिसर्च करना है, स्पेस के किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट में करना है, तो आप बहुत सारे डिफरेंट जर्नल्स पढ़ते हो।
बनते हो इंटरनेशनल लेवल के। तो क्या होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हो या फिर प्रोफेसर्स हो, उन्हें परचेज करना पड़ता था जर्नल्स, है ना, और वो बहुत महंगे आते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर रिसर्चर्स का रिसर्च करा हुआ एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप ईजिली अवेलेबल नहीं करवा सकते हो मार्केट में, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हमारी कैबिनेट ने 6,000 करोड़ के बजट पे ना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ला दिया है। इससे क्या होगा, कम से कम 13,000 स्कॉलरी जर्नल जो है वो एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। मतलब यानी आप यहाँ बैठे हुए हो, दिल्ली में हो, और आपको यहाँ पे यूक्रेन ले लो या फिर आप ऑस्ट्रेलिया के किसी आइलैंड के बारे में आपको रिसर्च करना है, जर्नल चाहिए, तो आपको एक जगह वो सारे जर्नल मिल जाएंगे अब आपको, ठीक है। उस पर गवर्नमेंट ने अब जो है यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है, और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो पहले अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मिलते थे उसके लिए भी वो एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वही है आपका वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव, ठीक है। तो ऑल्दो ये अगर आप बात करोगे तो देखिए इसमें ये है कि यहाँ पे ऑल्दो ये भी बात कर रहे हैं कि मेनली इसका जो मेन मोटिव है कि इसको बेस्ट स्कॉलर जनरल जो है इसको और बढ़ावा जाए, इसका एक्सेस जो है और रिसर्च तक पहुँचे, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंस तक पहुँचे, और भी लोगों को जो है ईजिली अवेलेबल हो। इसकी डुप्लीकेट्स बनने से इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो और भी इश्यूज़ हैं इसमें। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसका मोटिव तो वैसे 2020 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने लॉन्च करी थी तभी वो जो है इस पे फोकस किया गया था। और अब जो है एक और राइटर्स बता रहे हैं कि इसके साथ साथ APC पे भी गवर्नमेंट काम करने वाली है। APC क्या है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, आपको लिखना है, तो लिख के आप जब पब्लिश भी करवाते हो ना, तो उस पर भी आपको जो है बुक हो गया, जर्नल हो गया या आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, इस तरीके से पेजेस हो गए, तो आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे इंडिया के एस्टिमेशंस में बताया कि हर साल इंडियन 380 करोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ APC जो यानी जो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस हैं उसके फॉर्म में। तो इस पर यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है। नेक्स्ट इस पर भी कोई ना कोई काम जो है जल्दी से होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल है आपके मार्स पे। देखिए ये मार्स जो हमारा मंगल है ये उसका सैटेलाइट है, ठीक है। ये है फोबोस और डेमोस, ये 2 सैटेलाइट हैं। जैसे इंडिया के पास मून जो सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट, वैसे ही मार्स के पास 2 सैटेलाइट है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इसकी फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो हमने आज तक सैटेलाइट की थ्योरी पढ़ी है ना, जैसे सैटेलाइट क्या होता है कि गोल शेप में होता है, ठीक है, वो थोड़ा इक्वेटर से, अपने इक्वेटर से या अर्थ या जो भी है उससे टिल्ट होता है, थोड़ा झुका होता है, राउंड शेप में होता है। इस टाइप की शेप्स हमने पढ़ी हैं जो हम सैटेलाइट की थ्योरीज पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं कि ये मार्स के जो फोबोस और डीमोस देखो ना, तो ये बहुत एक्सेप्शनल है। ये एक ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एस्ट्रॉयड है, ना कि मून है ये किसी प्लैनेट का, ठीक है। तो इसी के बारे में ऑल्दो थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पता क्या हो जाता है कि बाकी प्लैनेट्स के एक बार आपको सैटेलाइट पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ का मून है, मार्स के पास फोबोस और डीमोस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जुपिटर के पास 4 सैटेलाइट है, लियो, यूरोपो, गैनीमेडे, ठीक है, कैलिस्टियो। इस तरीके से आपको जो है ये नंबर्स भी और इसके नाम भी आपको पता होने चाहिए। ऑल्दो सबसे ज़्यादा आपके पास सैटर्न के पास अभी सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मेजर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है इजराइल हेजबुल्ला सीज फायर डील। देखिए क्या हुआ है, मैं आपको मैप से बताती हूँ पूरी स्टोरी। देखिए आपको पता है ये लेबनान है, ठीक है, यहाँ का एक मिलिटेंट है हेजबुल्ला, ये मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। ये आपका इजराइल हो गया, ठीक है। ये आपका कहाँ गया ये आपका जो है ये गाज़ा स्ट्रिप हो गया जहाँ हमास मिलिटेंट ग्रुप है। अब ये हमास और ये जो हिजबुल्लाह है ये सब जो है पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से ये लोग इजराइल पे अटैक करते हैं, ठीक है। अभी पिछले 1-1.5 साल से क्या हो रहा है ना कि ये जो ये लेबनान में जो ये हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप है और ये जो हमास है ना, ये इजराइल पे अटैक कर रहे हैं और इजराइल भी काउंटर अटैक कर रहा है। अब इजराइल की जो मिलिट्री है ना वो लेबनान की इस नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिप्लॉयड है। तो अब क्या हुआ है कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है ना मिस्टर नेतन्याहू, इन्होंने क्या बोला है कि भैया मैं ना आने वाले 60 दिन के लिए ना अपने मिलिटेंट को बैक ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। सीज फायर यानी एक एग्रीमेंट है जिसमें 60 दिन तक जो है ये अपने मिलिट्री को पीछे खींच लेंगे। और लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, याद रखिएगा लेबनान की मिलिट्री खुद की अलग है, हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप अलग है। यहाँ पे हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप की बात चल रही है, तो मिलिट्री जो हिजबुल्लाह है वो अपने आप को नॉर्थ साइड शिफ्ट कर लेगा। दैट मीन्स यहाँ जो मिलिटेंट का टसल चल रहा था वो यहाँ पे खाली हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, इस एरिया में। तो यहाँ पे यही जो है सीज़ फायर है जो कि 60 डेज़ के लिए होगा, जो पिछले 1 से 2 साल में बहुत ज़्यादा फायर अटैक्स हो रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप भी बात करोगे तो पेजर, अभी याद है आपको कुछ महीने पहले ही जो है लेबनान में पेजर फट गया था, है ना, जो लोग हाथ में रखते हैं अपने पास मैसेजेस देखने के लिए। तो वो सब जो है यहाँ पे इजराइल का ही अटैक था वो, ठीक है, हिजबुल्लाह के ग्रुप को अटैक करने का एक तरीका था। तो ओवरऑल यहाँ पे 2 साल बाद फाइनली यहाँ पे इजराइल रेडी हुआ है पीस के लिए, मतलब सीज़ फायर के लिए 60 दिन के लिए होगा ये। अब बात आ जाती है कि भैया अचानक से नेतन्याहू मिस्टर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें कैसे ये मान गए। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है, 3 रीज़न बोले हैं भैया। देखिए सीधी बात है, अभी हम ईरान पे फोकस कर रहे हैं, ईरान के बहुत सारे लीडर्स के साथ इनका जो है टसल चल रहा है, तो हम यहाँ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ कई लाखों, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस इजराइल के द्वारा लेबनान के इस नॉर्थ एरिया में अटैक करने की वजह से कम से कम 12 लोगों को यहाँ से जगह खाली करनी पड़ गई है, और इजराइल में नियरली 55,000 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे माइग्रेट करना पड़ गया है, ये इशू है। तीसरी चीज़ जो इन्होंने बोला है कि भैया क्या होता है कि इजराइल काफ़ी लंबे टाइम से ईरान के साथ भी, और पैलेस्टीन, और इवन लेबनान, और यहाँ पे जो है ये गाज़ा स्ट्रिप जो है इसमें अटैक करता जा रहा है। तो इनका जो मशीन है, इनकी जो इक्विपमेंट्स है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई इन्हें दिख रही है। तो इन्होंने कहा कि हमें उसको बढ़ाना है, मॉडर्नाइज और करना है, तो इसलिए अभी हम कम से कम 60 दिन तक का जो है ब्रेक लेंगे, सीज़ फायर नहीं करेंगे। तो यहाँ इस चीज़ के लिए इन्होंने एक ट्रीटी करी है, सीज़ फायर ट्रीटी। अब बात आ जाती है कि अगर लेबनान या फिर इजराइल इसमें से किसी भी उस ट्रीटी को अगर काउंटर अटैक करा ना वापस से, कि भैया 60 दिन तक कोई किसी पे कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई अटैक नहीं करेगा, कोई अटैक कोई भी प्लेस पे नहीं आएगा, अगर आपने इस पर अटैक किया तो फिर उस पर जो है यहाँ पे अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल मुद्दा था यहाँ पे, जैसे ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैप है। आप तो इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखिए, स्टोरी तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, बट आपको इशू पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। और ये जो हिजबुल्लाह सीज़ फायर हो रहा है ना, ये हो रहा है यूएन का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701, जो कि 2006 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। बाकी आज का आर्टिकल, थैंक यू।